जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी। ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी, किसका वर्चस्व ज़्यादा है भारत में। और ऑब्वियसली बात है, उसके पीछे जो रीजन था वो था उनके आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो है भारत में उनको जो है एक बैटल ग्राउंड मिला और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। बेसिकली जो लड़ाई भारत में इन्होंने आपस में लड़ी है, ये एक एक्सटेंशन था आपका उनके बीच के स्ट्रगल का, जो कि यूरोप में, अमेरिका में, कई दुनिया की जगहों पर वो दिख भी रहा था। तो उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन था, वो भारत में हुआ, जिनको हम लोग जो है कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। तो ओवरऑल 3 लड़ाइयाँ उनके बीच में लड़ी गई हैं, आपके फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में। और फाइनली जो है 3 लड़ाइयों में पहली 2 लड़ाई जो है वो आपकी जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपकी फ्रूटफुल नहीं रही थी। थर्ड वाली का रिजल्ट आया था, और थर्ड वाली में जो फ्रांसीसी हैं उनको जो है भारत से जो कंपटीशन है वो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उनका जो है पोजीशन जो है वो मिनिमम पे पहुंच गई। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुपीरियर कंपनी बन के सामने आई, और ये भविष्य निर्धारण हो गया कि कौन जो है कंपनी भारत में रूल करेगी भविष्य में। नाउ कम टू द पॉइंट। आपकी जो है ये लड़ाइयाँ जो है, इनका जो बैटल ग्राउंड है वो कर्नाटिक है, इसी वजह से इनको जो है हम लोग कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। ये आपको कर्नाटिक वाला एरिया दिख रहा होगा। अब देखिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इनके स्ट्रगल के बीच में। अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आप देखेंगे ये जो उस समय की पोजीशन है 1751 है। तो ये उस समय का नियर अबाउट मैप है जिस समय ये स्ट्रगल हो रहा था। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसमें आपको दिख रहा होगा ये सारा एरिया मराठा कंट्रोल में है। ये आपके पास राजपूत इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये आपका अवध है, ये आपका बंगाल है, ठीक है। और ये जो मराठा जो एरिया है ये आपके अटोक से लेकर कटक तक, उड़ीसा तक है, ठीक है। इसको हम लोग जो है नॉर्दर्न सरकार कहते थे। और ये जो पोर्शन है ये आपका कर्नाटक है, और ये निज़ाम का है, और बाकी ये मैसूर है, वो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वाला। नीचे साउथ में जो रियासत है ये त्रावणकोर की रियासत है, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया है, इस तरीके का रफली मैप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं पे भी इंग्लिश एरिया मेंशन नहीं है, फ्रेंच एरिया मेंशनड नहीं है। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि आपकी 3 जो है इनकी वॉर हुई थी एंग्लो फ्रेंच की। पहली जो हुई थी वो आपके पास हुई थी फर्स्ट आपकी, इसे हम लोग जो है 3 कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं, कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। तो 3 हुई हैं। तो पहली जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1746 से 48 के बीच में। सेकंड जो हुई थी वो आपके पास हुई थी 1749 टू 1754। और लास्ट वाली जो हुई है वो आपके पास हुई है 1756 से 1763। ये 3 इनकी कर्नाटिक वॉर्स हुई हैं, क्योंकि इनका बैटल ग्राउंड कर्नाटक है तो इसी वजह से इनको कर्नाटक वॉर कह रहे हैं। बेसिकली इट इज द वॉर ऑफ, कह सकते हो, सुप्रीमेसी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। नाउ कम टू द पॉइंट, टू द फर्स्ट आपकी कर्नाटक वॉर, ठीक है। ये आपको एरिया दिख रहा होगा। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैप में लोकेशन सिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो ये मेड्रास है, ये आपके पास जो एरिया है ये आपके पास इंग्लिश कंपनी का आपका एरिया है, इन्होंने इसे फोर्टिफाई कर रखा है, ठीक है। ये जो एरिया है आपके पास पौंडीचेरी, ये आपके पास किसका है, ये फ्रेंच का है। ये आपके पास इंडियन मुस्लिम नवाब द्वारा रूल्ड कर्नाटक है। ये त्रावणकोर है जो ये मराठा सबऑर्डिनेट द्वारा रूल्ड है। ये त्रावणकोर है जो हिंदू रूलर द्वारा है, ये मालाबार है, ठीक है। बाकी ये आपके पास जो है निजाम डोमिनियन है, और ऊपर मराठाज है जो कि उस समय तक पेशवास पावर में थे, राइट। और ये निजाम के डोमिनियन है, आसफ जाइज, ठीक है जी। अब नाउ कम टू द पॉइंट। मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वाला बाद में आप समझ सकते हैं, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अब देखिए इनके बीच में क्या हुआ। 1740 के बीच में क्या हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, जिसमें आपके यूरोप में, तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई। कौन सी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, जिसमें आपके अंग्रेज और फ्रेंच जो थे एक दूसरे के अपोनेंट में खड़े हुए थे। हालांकि सीनियर अथॉरिटीज द्वारा ये इनको बोला गया था कि आप भारत में जो है इसका असर नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, परंतु इसका जो आप कह सकते हो हॉस्टिलिटीज फिर भी हो गई। और 1746 में क्या कंडीशन हुई कि आपके पास एक इंग्लिश नेवी का जो शिप था, ठीक है, अंडर बार्नेट। इंग्लिश नेवी ने क्या करा, अंडर बार्नेट, बार्नेट था उस शिप के लीडर का नाम कह सकते हो। तो जो आपकी इंग्लिश नेवी थी उसने क्या करा, आपकी फ्रेंच नेवी को हरा दिया, राइट। और उसने कुछ फ्रेंच शिप्स को हरा दिया। अब उस समय जो आपका गवर्नर था
फ्रेंच गवर्नर, कौन सा गवर्नर? फ्रेंच गवर्नर, उसका नाम था डुप्ले। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एबल इनका उस समय का गवर्नर था। ठीक है, इसने डुप्ले ने से लिया चैलेंज की तरह कि भैया ये तो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, किसको? आपकी फ्रेंच अथॉरिटी को। तो उन्होंने क्या किया, आपका डुप्ले ने ला बोर्डनाय को मॉरिशस में, ठीक है ये मॉरिशस है, मॉरिशस में ये फ्रेंच गवर्नर है यहाँ का ला बोर्डनाय, इसको बोला भाई हमारी हेल्प करने पहुंचो, और ये हेल्प करने पहुंच गए। ठीक है जी। अब लॉ बॉर्डनय की जब सेना आई, तो लॉ बॉर्डनय की सेना ने क्या करा, इंग्लिश फ्लीट को हरा दिया। राइट, तो आपके लॉ बॉर्डनय ने क्या करा, लॉ बॉर्डनय ने आपके किसको हरा दिया? डिफीटेड इंग्लिश। राइट, अब इन्होंने इंग्लिश फील्ड को हरा दिया। राइट, और इसके बाद जो है ये फ्रेंच जो है इन्होंने मैड्रास के आसपास में खड़े हो गए। ठीक है, मैड्रास के पास खड़े हो गए। अब जो इंग्लिश कंपनी थी उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश थे उन्होंने लॉ बॉर्डनय को खरीद लिया, उसे बहुत सारी क्या कर दिया, आपको बहुत ब्राइब दे दी और उसे खरीद लिया। अब जब खरीद लिया तो लॉ बॉर्डनय ने जो है क्या किया कि आपका रिस्टोर कर दिया। लॉ बॉर्डनय ने क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया अंग्रेजों को, मद्रास को रिस्टोर कर दिया। इसके बाद जो है आपका डुप्ले को उससे बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, और उसने जो है रिकैप्चर कर लिया। किसने? डुप्ले ने। डुप्ले को बड़ा गुस्सा है कि भैया ये जो हमारा बंदा है और अंग्रेजों के जो है उनका वापस कर दिया मैड्रास। तो डुप्ले ने कर दिया, रिकैप्चर कर दिया, मैड्रास को दोबारा जीत लिया। कहानी समझ में आई? ठीक है, और मैड्रास को रिकैप्चर कर लिया। अच्छा जी, अब इस कंडीशन में ये आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ का जो कर्नाटक का जो नवाब है, कर्नाटक का जो नवाब है उसको बड़ा गुस्सा आया। तो इस सब कहानी से कर्नाटक के नवाब को बड़ा गुस्सा आया, उसका नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है, और अनवरुद्दीन को बड़ा गुस्सा आया, ये कहाँ का नवाब है? कर्नाटक का। तो नवाब है कर्नाटक का, तो इसको बड़ा गुस्सा आया और इसने जो है बोला कि भाई ये जो पंगा तुम कर रहे हो ना हमारी जमीन पे, ये हमारी जमीन के आसपास जो तुम लोगों ने इंसर्जेंसीज लगा रखी है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपस में लड़े जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो जो आपका डुप्ले था उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप हमें जो है लड़ने दो, हमारी फ्रेंच आर्मी को वहां पे जाने दो, उसके बाद आपको हम एड्रेस जो है आपको सबमिट कर देंगे। परंतु जब आपका डुप्ले ने जब क्या करा, आपको दिख रहा है डुप्ले ने जब आपका रिकैप्चर किया मेड्रास को, तो उसने बोला कि नहीं, जब नवाब कर्नाटक को दिख गया कि जो डुप्ले है वो कुछ नहीं करने वाला, ये मेड्रास इनको देने वाला नहीं हमें, तो आपकी जो अनवरुद्दीन की फौज है और आपकी फ्रेंच आर्मी है, तो फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज, अंडर पैराडाइज बहुत छोटी फौज थी, लगभग 1000 बंदे। तो कैप्टन पैराडाइज के अंदर में आपकी फ्रेंच जो फौज थी उसने जो है हरा दिया अनवरुद्दीन की 10,000 की फौज को। और उसके बाद जो है ये प्रूव कर दिया कि भैया जो आपकी फ्रेंच फोर्सेस हैं या यूरोपियन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा क्या कह सकते हो एडवांस है, पावरफुल है, और वो आराम से दुश्मन को हरा सकती हैं। और इस बैटल को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है आपको, या तो इसके इवेंट के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट का हो सकता है, या बैटल ऑफ सेंट थॉम के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड है, तो बैटल ऑफ सेंट थॉम इसे हम कहते हैं। और आपको सेंट थॉम नाम की जगह जो है यहाँ दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा मैड्रास के पास सेंट थॉम। तो बैटल ऑफ सेंट थॉम जो है आपकी हुई, और उसमें जो है आपके पास ये क्लियर हो गया कि भैया जो आपकी फोर्सेज हैं वो फ्रेंच फोर्सेज जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, कह सकते हो यूरोपियन फोर्सेज ज़्यादा ताकतवर है। राइट, तो आपके पास जो अनवरुद्दीन की फौज थी वो हार गई। अब आती है सेकंड कर्नाटिक वॉर। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर जो है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प जो है लड़ाई है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, आपकी फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर है जो अंग्रेजों के साथ जो स्ट्रगल हो रहा था, ये जो बीच में आपके अनवरुद्दीन आ गया, तो जो आपका फर्स्ट जो वॉर हो रहा था उसका जो स्ट्रगल है सेकंड से पहले, देखिए 48 तक फर्स्ट चलिए ना, तो उस समय क्या हुआ था, एक ट्रीटी हो गई थी। ठीक है, एक्सला चैपल की ये ट्रीटी हो गई थी इन 1748, और जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के एरिया जो जीते हुए थे रिस्टोर कर दिए थे। राइट, अब आती है आपकी सेकंड कर्नाटिक वॉर।
सेकंड कर्नाटिक वॉर क्या हुई थी, फर्स्ट वाली जो है आपको पता चल गया कि भैया कोई डिसीजन नहीं आया, उन्होंने लास्ट में जो एक दूसरे के एरियाज रीस्टोर कर दिए। सेकंड कर्नाटिक वॉर में क्या कंडीशंस हुई हैं, ध्यान सुनिएगा। आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, डुप्ले जो था उस समय पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उसके एम्बिशन बहुत बढ़ गए थे। तो डुप्ले के पॉलिटिकल एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो चाह रहा था कि आपकी टेरिटरी जीत जाए ट्रेड से हटकर, क्योंकि इनिशियली जो ये कंपनीज आई थी, चाहे फ्रेंच कंपनी थी या इंग्लिश कंपनी थी, इन दोनों का मकसद क्या था, भारत में सिर्फ ट्रेड को मजबूत करना था। तो अब जो है ये पता चलने लगा कि भाई डुप्ले को कि भाई यहाँ पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं तो पॉलिटिकल कंट्रोल करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, और उससे हम अपने जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उसको जो है कई हजार गुना बढ़ा सकते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंड, जो आपके पास डुप्ले था उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है इस लड़ाई का जो है कह सकते हो वन ऑफ द रीजन था, और ये पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है उसने उनको जो है खूब कह सकते हो कि यूटिलाइज भी किया, राइट। अब नाउ कम टू द पॉइंट, क्या कंडीशन हुई, देखिए आपके पास दो स्टेट हैं, एक आपके पास हैदराबाद है और एक आपके पास कर्नाटक है। तो एक आपके पास हैदराबाद है, निज़ाम के डोमिनियन कह सकते हो, ठीक है, ये निज़ाम। और दूसरा आपके पास कौन है, कर्नाटक। ये तीन दो एरियाज हैं, देखें, दो ये आपके पास एरियाज हैं जहां पे इंडियन रूलर रूल करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, सक्सेशन के लिए लड़ाई चल रही थी कि कौन जो है अगला यहाँ निज़ाम बनेगा और यहाँ पे अगला कौन नवाब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लड़ाई चल रही थी, तो आपके पास देखिए ध्यान सुनिएगा, निज़ाम जो है उसको सक्सीड किया नसीर जंग ने, ठीक है, नसीर जंग ने निज़ाम को सक्सीड किया। अब नसीर को जंग ने सक्सीड किया, परंतु जो इसकी जो क्लेम है ना उसको कंटेस्ट किया उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने। तो ये आपके पास एक स्ट्रगल हो गया नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। सेम कंडीशन जो है कर्नाटक में हुई। कर्नाटक में क्या हुआ कि आपके पास जो अनवरुद्दीन था उसको जो है चैलेंज कर दिया आपका चंदा साहिब ने। ये चंदा साहिब कौन था, ये कोई नहीं था, ये आपका जो पिछला नवाब था दोस्त अली, इससे पहले उसका जो है दामाद था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नवाब बनना है, मुझे नवाब का जो राइट कह सकते हो सक्सेसर है वो मैं हूँ। अब ये इनके बीच में जो है कंडीशन फंस गई। आपके निज़ाम हैदराबाद में, ये निज़ाम में अगला निज़ाम बनने के लिए कौन, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में, ये कर्नाटक वाला एरिया है तमिलनाडु के आसपास, इस पे अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में, इनके बीच में क्या होने लगा, कह सकते हो स्ट्रगल होने लगा। अब फ्रेंच मैंने बताया था आपके पास और अंग्रेज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना था, उन्हें तो हर जगह बहाने चाहिए थे, तो उन्होंने इसको भी एक ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करा। दे ऑल्सो दे यूज दैट प्लेस ऑल्सो एज द प्लेस ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम, ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी को प्रूफ करने की जगह उन्होंने इसको देख लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि जो डुप्ले था, राइट, डुप्ले ने जो है इसको सपोर्ट करा। डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी है, मुजफ्फर जंग को। तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास यहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा, इंग्लिश। सेम आपके पास कर्नाटक में क्या हुआ, इसने क्या करा, कर्नाटक में जो फ्रेंच थे उन्होंने चंदा साहिब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चंदा साहिब को। तो अनवरुद्दीन किसके हो गया, इंग्लिश का। और वैसे भी आपको पता है फ्रांसीसियों की पहले भी लड़ाई हो चुकी है सेंट थॉम वाली अनवरुद्दीन के साथ, तो वो तो वैसे भी फ्रांसीसियों के खिलाफ होना था। अब इसको लेकर, इस बैकग्राउंड को लेकर आपकी जो है इनके बीच में लड़ाई होने लग गई, राइट। आपके इंग्लिश और फ्रेंच जो है फोर्सेज आपस में लड़ने लग गई। लिटरली इनके बीच में जो जो लड़ाइयाँ हैं वो किसके, इस बार अब वो समझ चुके थे डायरेक्ट हमें नहीं लड़ना है, ठीक है, हमें डायरेक्ट नहीं लड़ना है और हमें इनडायरेक्टली लड़ना है। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट आया, ध्यान से सुनिएगा। 1749 में आपका अनवरुद्दीन की मौत हो गई। अब अनवरुद्दीन की मौत हो गई तो कौन कमजोर हो गए, इंग्लिश कमजोर हो गए, ठीक है जी। अब मुजफ्फर जंग जो है,
वो भी जो है जीत गया और नसीर जंग भी मारा गया। तो यहाँ मुजफ्फर जंग जो है बन गया राजा, नवाब कह सकते हो, निजाम कह सकते हो। तो आपके पास यहाँ मुजफ्फर जंग जीत गया और यहाँ पे कौन जीत गया, आपका चंदा साहिब जीत गया, अंदरुद्दीन मारा गया। तो कंडीशन क्या हो गई, आपके पास जो फ्रेंच है वो क्या हो गए, फ्रेंच डेफिनेटली जो है पावर में आ गए, राइट। तो फ्रेंच जो हो गए वो क्या हो गए, आपके पावर में आ गए। अब फ्रेंच जो है अपने पूरे उस कह सकते हो रुआ पे पहुंच गए, एंड डुप्ले वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल एम्बिशंस एंड पावर। डुप्ले जो है अपनी इज्जत में, अपनी पावर में जो है बिल्कुल जेनिथ पे था उस समय में। अब कंडीशन जो है फ्रांसीसियों के लिए ऐसा नहीं है कि उनकी जो है हमेशा ही ऐसी कंडीशन रहेगी, फ्रांसीसियों की किस्मत पलट गई और फ्रांसीसियों के लिए जो है कह सकते हो काला दिन शुरू हो गया। क्या कंडीशन हुई, एक मोहम्मद अली जो था वो जो था अनवरुद्दीन उसका बेटा था मोहम्मद अली, उसने जो है तिरुचिरापल्ली में शरण ली थी। तो द रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ चंदा साहिब एंड द फ्रेंच टू रिड्यूस द फोर्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली फेल्ड। तो चंदा साहिब और फ्रेंच थे जो चाह रहे थे कि भैया जो है वो क्या करें, अनवरुद्दीन के बेटे को क्या कर लें, कह सकते हो कब्जा कर लें, उसको मार दें, तो वो भी जो है उनकी फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी। और इंग्लिश जो है वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स में थे कि भैया हमें अपनी नाक बचानी है, और अब जो इस तरीके से फ्रांसीसी अगर पावर में बढ़ते चले गए तो वो क्या करेंगे, सुपीरियरिटी में आ जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। तो अंग्रेज भी जो है कॉन्टिन्यूसली लगे हुए थे उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में एक बहुत एबल बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। उसने क्या किया 1751 में, क्या कंडीशन करी, उसने जो है गवर्नर सॉन्डर्स को, एक उस समय जो मद्रास का गवर्नर था उसका नाम था सॉन्डर्स, गवर्नर सॉन्डर्स। तो आपका कौन बताया मैंने नाम आपका, क्लाइव। तो क्लाइव ने जो है 1751 में गवर्नर को एडवाइस दी कि भैया आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है आरकट में अटैक कर दो, क्योंकि चंदा साहब तो लड़ाई करने आ रखा है, और आप उसी कैपिटल पे अटैक कर दो, आरकट पे अटैक कर दो। ठीक है, अब मान लो कोई राजा अगर लड़ने जा रखा है कहीं और, तिरुचिरापल्ली लड़ने जा रखा है, और आप उसी कैपिटल पे लड़ाई करोगे तो क्या होगा, वो पैनिक कर जाएगा और वो क्या होगा, भाग के अपने राजधानी की तरफ भागेगा। यही कंडीशन ही हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो षड्यंत्र था उसके चक्कर में क्या किया, आपके पास अंग्रेजी फोर्सेस ने आरकट में जो उनकी राजधानी थी कर्नाटक की, वो क्या कर दिया, आपका अटैक कर दिया। पहले चुपचाप है और लास्ट में अटैक कर दिया। कैप्चर ऑफ आरकट जो थी उससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ गया। ठीक है, और 1752 में आपके जो अंग्रेजी फोर्स थी अंडर स्ट्रिंजन लॉरेंस एक बंदा था, उसने जो है तिरुचिरापल्ली जो के चारों तरफ आपके फ्रांसीसी और आपके चंदा साहिब की फौज खड़ी हुई थी उसे जो है रिलीव करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में तंजौर के राजा, ये ये मराठा राजा, उसने जो है धोखे से चंदा साहिब को मार दिया। अब जब चंदा साहिब मारा गया तो फ्रांसीसी जो है इस चीज में क्या हो गया, इनकी किस्मत खराब हो गई, कह सकते हो आप लोग, फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए। तो जो फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर थे वो इतनी छोटी सी एक बात से कह सकते हो डिससेटिस्फाई हो गए, और उन्होंने जो है डुप्ले को वापस बुला लिया। 1754 में अगला उनका गवर्नर आया, डुप्ले को वापस बुला लिया, और गोदेहू नाम का जो है उनका अगला फ्रेंच गवर्नर आया। किसको, किसके बाद, आपका डुप्ले के बाद। ठीक है जी। और उसके बाद 1755 में जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने आपस में ट्रीटी साइन कर ली। तो 1755 में ट्रीटी साइन कर ली और आपका सेकेंड वॉर भी खत्म हो गई। तो किससे, आपका पैनिक होके कि भैया हम फ्रांसीसी जो है हार जाएंगे, एक छोटी सी लड़ाई के बाद जो है आपके जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का सेकंड जो फेज है वो खत्म हो गया, और आपका ये भी जो है नॉन कंक्लूसिव रहा, और इसके बाद इनके बीच में पीस स्टैब्लिश हो गया। पर जो पीस था वो ज़्यादा लंबे नहीं समय नहीं चला, और 1758 से 63 के बीच में थर्ड कर्नाटिक वॉर दोबारा से स्टार्ट हो गई। ये बेसिकली सेम था, ये आपके पास इको थी किस चीज़ की, इको ऑफ वॉर इन यूरोप। ठीक है, तो जो आपके पास अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो आपस में यूरोप में जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वहां पे 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो रखी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो फ्रेंच थे
उन्होंने जो है काउंट डी लैली नाम का जो बंदा था, क्या नाम था, काउंट डी लैली, ठीक है, उसको बुलाया, ठीक है, उसको इंडिया में बुलाया और ये भाई भारत पहुंचा तो बेसिकली क्या करा इसने, अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्लानिंग करनी शुरू कर दी। परंतु जब तक आपका ये बंदा भारत में आया 1758 में, तब तक एक बड़ा कांड हो चुका था कि आपके बंगाल में आपके अंग्रेज बहुत पावरफुल हो चुके थे और उनकी पावर और पैसे आने का सोच जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है, पौंडीचेरी के पास। तो इसने जो है सेंट डेविड को जीत लिया, ठीक है, और इसने जो है उसके बाद जल्दीबाजी में तंजौर पे भी आक्रमण कर दिया, ठीक है, जल्दीबाजी में तंजौर पर आक्रमण कर लिया कि आपने जो है 56 लाख रुपए अभी तक नहीं पहुंचाए हैं, बोला कि आपने जो है फलाने फलाने करके जो है रुपए देने थे और कुछ ट्रिब्यूट थी वो आपने पहुंचाई नहीं और अटैक कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो अटैक था ये कह सकते हो मिसकैलकुलेटेड था, जिससे फ्रांसीसियों की इज्जत जो है बिल्कुल डूब गई। अब लैली का अगला मूव था, लैली ने तंजौर में तो फेल हो गया, वो जीत नहीं पाया, उसका अगला मूव था कि मैं मद्रास को जीत लेता हूँ, तो कौन अटैक कर दिया। अब एक फौज बुलाई गई, ठीक है, हैदराबाद से कुछ फ्रांसीसी फौज जो है हैदराबाद में रोकी गई थी जनरल बुशी द्वारा। यहाँ पर भी आपके पास जो निजाम का जो एरिया है यहाँ पे ये हैदराबाद में, यहाँ पर भी आपकी जो है फ्रांसीसियों की ताकत जो होगी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। एक बिग मिस्टेक थी, जो अंग्रेजी फ्लीट थी अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन पीकॉक था एक, ठीक है, उसने क्या करा, आपके पास डी एक्ट की फ्रांसीसी था, उसकी जो फौज को है हरा दिया और उसे जो है कंपेल किया कि भैया जो है तुम यहाँ से निकल लो। थी उसने जो है आपकी फ्रेंच फोर्सेस को भी हराया, ठीक है, और इंडियन वाटर में जो है एक रूप कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक हुई थी बैटल ऑफ वैंडी वॉश, बैटल ऑफ वैंडी वॉश, इसमें भी जो है आपके फ्रेंच जो थे ये हार गए, ठीक है, और आपके जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया। पौंडीचेरी पे कब्जा कर हो गया था कि भैया अंग्रेज जो है अब भविष्य है भारत के, और भारत में रूल कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। फाइनली जो है आपके पास एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है ट्रीटीज के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई फाइनली 1763 में, और पौंडीचेरी को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। परंतु उससे जो है ये चीज़ क्लियर हो गई कि फ्रांसीसी जो है अब भारत में कोई भी पॉलिटिकली जो है एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और जो लॉर्डशिप होगी वो अंग्रेजों की होगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिकल पावर बनेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो।